तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे किससे संबंधित। हमारी चर्चा जो थी वो बुद्धि से संबंधित थी, हमारी चर्चा जो थी वो अधिगम से संबंधित थी। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे एक अप्रोच देख रहे हैं, एक उपागम देख रहे हैं, जो उपागम ऐसा है जिससे हम वाकिफ तो सभी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपागम है, उसे हमें समझना भी है, हम समझना चाहते भी हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए सही स्रोत अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर इस आधुनिक युग में आपके पास सही स्रोत उपलब्ध हैं। अब ये आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? इन वीडियोस के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इवन कमेंट बॉक्स की सुविधा भी आपको दी गई है, जिसके माध्यम से आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स और आप अपना एप्रिसिएशन हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो अप्रोच की बात कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। नाम तो सुना ही होगा, नहीं? मूवीज में ये डायलॉग आता है, नाम तो सुना ही होगा। तो आपने भी इस तरह की अप्रोच का नाम तो सुना ही होगा। और ये अप्रोच किस लिए यूजफुल है? स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करूंगी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच को हिंदी में क्या कहा जाता है। बिकॉज जैसे ही कोई इंग्लिश शब्द आता है हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए मैं यहाँ पर यह भी लिख देती हूँ कि इसे संरचनावादी उपागम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संरचनावादी उपागम। उपागम मीन्स अप्रोच, ठीक है? तो हमारी एक टीचर की अप्रोच कैसी होगी? अगर आप कल को गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट हो जाते हैं और एक अध्यापक या अध्यापिका बन जाते हैं, तो आपकी अप्रोच कैसी रहेगी? ये अप्रोच हमें सिखाता है कौन? स्ट्रक्चरल अप्रोच। यही अप्रोच हमें बताती है कि हमें कैसे बच्चों को समझना है, कैसे बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करनी है। तो ऐसा इस अप्रोच में क्या बताया गया है जो भावी टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये। अब इसका दूसरा नाम जान लेते हैं कि संरचनावादी उपागम को और क्या कहा जाता है। तो संरचनावादी उपागम को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड निर्मितवादी उपागम, ठीक है? ये सभी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके लिए ये सब चीजें नहीं है और आपने कभी सुना ही नहीं। आपने इन सारे तथ्यों को सुना है, जाना पहचाना सा तो लग रहा है, लेकिन जग सुना सुना लगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सुनी तो हैं, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें कठिनाई महसूस होती है कि हाउ टू अप्लाई दिस अप्रोच, बिकॉज वी हैव नॉट क्लियर्ड आवर कॉन्सेप्ट येट। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे कि इस उपागम को हम अब नए आयाम से समझें, एक नई व्याख्या के साथ हम इसको समझें। और वो नई व्याख्या में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसका 100% बात समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो निर्मितवादी संरचनावादी उपागम, या जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में, ये बेसिकली है क्या? अब इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले इसके हीरोज के नाम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुख्य पात्र हैं जो इस उपागम का समर्थन करते हैं। और उसमें आपको बहुत जाने पहचाने से नाम वापस याद आएंगे। नाउ हु आर द मेन हीरोज ऑफ दिस अप्रोच? इस स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनावादी उपागम या निर्मितवादी उपागम के कौन कौन मुख्य पात्र हैं? भाई, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है इस टॉपिक का, और वो ठेका लेने वाले जो लोग हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका? द पर्सन हु आर रिलेटेड टू दिस इज कॉल्ड जेरोम ब्रूनर। सबसे पहला नाम इनका आता है। फिर आता है आपका जीन पियाजे, और फिर आता है वाइगॉत्स्की। इन तीनों लोगों ने क्या किया है? इन तीनों लोगों ने ठेका लिया है किसका? इस उपागम का, जिसको हम कहते हैं संरचनावादी उपागम, जिसको हम कहते हैं निर्मितवादी उपागम।
देखिए, मैं यहाँ पर जो आपको व्याख्या देने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको ये नोटिस भी कराना चाहूँगी कि आजकल बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में उनके कई सारे क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, सभी के होते हैं क्योंकि कोई भी सर्वज्ञाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद 5000 3000 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। पहले अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करे जा रहे हैं, उससे नतीजा कुछ खास नहीं निकलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर आप भूल सकते हैं, आप क्वेश्चंस भूल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भूले नहीं जाते। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जाएं तो वो हमेशा याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी दीर्घकालीन स्मृति में जो है वो संग्रहित हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संरचनावादी उपागम की, जिसमें मैंने मेन हीरोज की बात करी कि यहाँ पर मेन हीरोज जो हैं वो हैं आपके शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, यानी कि जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की। इन तीनों ने निर्मितवादी उपागम से संबंधित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपना अपना समर्थन दिया। लेकिन यहाँ पर वापस ध्यान देने योग्य बात है, क्या? ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, क्या पता ये यही चोर है और यही आपके घर में बैठा हो असली और नकली का नकाब लगाकर। तो इस तरह से यहाँ पर भी ध्यान से देखना है आपको इस व्यक्ति को। किसको? तो इन तीनों में से सबसे और इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज कॉल्ड जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ही निर्मितवादी उपागम के पिताजी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर निर्मितवाद को इनकॉर्पोरेट करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है जेरोम ब्रूनर। तो चलिए ये लाइन भी लिख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में संरचनावाद को शिक्षा मनोविज्ञान में संरचनावाद को प्रस्तुत करने का श्रेय, शिक्षा मनोविज्ञान में संरचनावाद को प्रस्तुत करने का श्रेय, क्रेडिट जो है वो किसे जाता है? प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है आपके जेरोम ब्रूनर को। ठीक है, इस तरह से हिंदी में ही लिखेंगे, ब्रूनर को। अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनावादी उपागम है, बिल्कुल सच्ची बात, संरचनावादी उपागम है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान में संरचनावाद को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जैसे हम सोनेट में पढ़ते हैं ना कि सोनेट जो है वो पेट्रार्क द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, लेकिन इंग्लैंड में लाने का श्रेय किसी और को है, दैट इज वॉट एंड सुर्रे। ठीक है, या फिर हम पढ़ते हैं कि शून्य का आविष्कार जो है वो गुप्त काल में हुआ, क्योंकि शून्य को प्रॉपर्ली प्लान तरीके से जो लाया गया उनका सारा क्रेडिट गुप्त काल में जाता है। जबकि यहाँ पर माना जाता है कि महाभारत का जो निर्माण हुआ और उसको जो षट साहित्री संहिता कहा जाता है, तो उसमें तो यानी कि शून्य पहले ही आ गए थे। तो इस वजह से सिस्टमैटिकली प्रोग्राम तरीके से जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है उसी का नाम फेमस होगा, उसी को क्रेडिट दिया जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों हीरोज में से किसने इंट्रोड्यूस किया? शिक्षा मनोविज्ञान में लाने का श्रेय है ब्रूनर को। अब जेरोम ब्रूनर बहुत ही रियलिस्टिक बात कहते हैं, बहुत ही तार्किक बात कहते हैं। क्या तार्किक बात कहते हैं? इस उपागम में इन समर्थकों का मानना है कि किसी भी ज्ञान को, किसी भी प्राप्त किए गए ज्ञान को, सूचनाओं को अगर सही तरीके से भंडारित नहीं किया जाता है तो ये बहुत जल्दी विलोपित भी हो जाती हैं। किसी भी तरह की सूचना को, ठीक है, अगर सही तरह से संग्रहित और भंडारित नहीं किया जाता है तो ये बहुत जल्दी विलोपित हो जाती हैं। अब देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे कि अगर इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली then very soon they can be collapsed, very soon they can be disappeared and very soon they can be vanished। यानी कि सूचनाओं को भंडारित करने का जो प्रक्रिया है, उस भंडारण की जो प्रक्रिया है उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो सूचना जो है वो अगरबत्ती के धुएं जैसे उड़ सकती है। इसीलिए क्लास में बार बार बोला जाता है फोकस कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, कहीं आपके घर में ही तो नहीं बैठा है। तो ध्यान से देखने का मतलब क्या है? ध्यान से देखने का मतलब है अवधान, ध्यान से देखने का मतलब है फोकस।
तो जो भी सूचनाएं भंडारित की जा रही हैं वो फोकस के साथ स्टोर की जानी चाहिए। अगर फोकस के साथ स्टोर नहीं की गई तो वो क्या हो जाएंगी, वो डिसअपीयर हो जाएंगी। उनके डिसअपीयर या विलोपित होने के जो चांस हैं, जो संभावना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं कि यहाँ पर किसी भी तरह की नॉलेज को जो आप गेन करना चाहते हैं, आपने बिना ध्यान के, बिना अटेंशन के, बिना अटेंटिवनेस के उस नॉलेज को लेने की कोशिश की है, तो क्या होगा, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर आपको वो सारी बातें जो आप नॉलेज को गेन करने के लिए चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Why? Because they are not arranged in a proper sequel and manner. तो यहाँ पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर मैं ये जो चर्चा कर रही हूँ कि ज्ञान को, सूचनाओं को भंडारित करने के लिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर फोकस नहीं किया गया तो ये विलोपित भी हो जाएंगी। ये हो सकता है आपको याद नहीं रहे। ठीक है, जैसे हम राजस्थान में उदयपुर में जगदीश मंदिर है। अब इस जगदीश मंदिर में हम जाते हैं तो कई लोगों से टकराते हैं। इवन वहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं उसमें फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, तो फॉरेनर्स से भी आप टकराए, कुछ खास महसूस नहीं हुआ। ठीक है, दे आर हैविंग देयर डिफरेंट अपीयरेंस, ठीक बात है, लेकिन उन्हीं फॉरेनर्स में से किसी से आपकी मुलाकात हुई, फर्स्ट साइट आपने उसको देखा, उसने आपको देखा और यहाँ पर बातचीत शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर कोई और नजरिया मत लीजिएगा इसका। देखना का मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। एज आई एम वेरी क्रेजी फॉर इंग्लिश, मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ कि इंग्लिश में वार्तालाप किया जाए, और एक प्रॉपर पर्सन मुझे मिल जाता है इंग्लिश में इंटरेक्शन करने के लिए। अब हम दोनों की बातचीत शुरू हुई, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का आदान प्रदान हुआ, फिर मैं घर चली गई। ना तो मैंने उसके नंबर लिए, ना एड्रेस लिया, नथिंग, और बस इंटरेक्शन के बाद, एक हेल्दी इंटरेक्शन के बाद मैं घर चली गई। अब अगर मुझे वापस याद करने को कहा जाए कि वो जगदीश मंदिर की मेमोरीज जो हैं वो मैं वापस याद करूं, तो उसमें हो सकता है वो लोग मुझे याद ना रहे, हो सकता है कि वो जो दर्शन मैंने किए थे, किस वक्त किए थे, वो मुझे याद ना रहे, लेकिन मुझे क्या चीज़ याद रहेगी कि एक प्रॉपर इंसान से मैंने इंटरेक्शन किया था, जिसने मुझे बहुत अच्छा बूस्टअप किया, हाउ टू एनहेंस माई इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो व्यक्ति मुझे कैसे याद रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस टाइम पे उस व्यक्ति पर था और उसकी बातों पर था। इस वजह से जहां मैंने फोकस किया वहां पर, वहां वाली स्मृति, वहां वाला ज्ञान मेरे माइंड में भंडारित हो गया, मेरे माइंड में स्टोर हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस तरफ आप ध्यान दोगे वो चीज सक्रिय हो जाती है। दुख की तरफ ध्यान दोगे, दुख एक्टिवेट हो जाएगा। सुख की तरफ ध्यान दोगे, सुख एक्टिवेट हो जाएगा। पैसे की तरफ ध्यान दोगे, पैसा एक्टिवेट हो जाएगा। पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, पढ़ाई सक्रिय हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस भी बिंदु की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चक्रा, हमारे बॉडी में जो चक्रा माने जाते हैं 16 चक्र, तो वो चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप किस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर भी क्या बात की गई है कि यहाँ पर ज्ञान को संग्रहित करने के लिए आपको फोकस और अटेंशन की जरूरत है, अन्यथा वो ज्ञान जो है वो डिसअपियर हो सकता है, विलोपित हो सकता है। अब हमने इतनी व्याख्या कर ली, तो चलिए इसको एक लाइन में भी लिख लेते हैं। एक लाइन में हमें क्या लिखना है, देखिए मैं आपको किसी भी तरह के नोट्स लिखवाने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं, बिकॉज नोट्स और बुक्स और सारी चीजें आपके पास बाल्टी भर भर के रखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी है कि चीजों को समझना, चीजों को फोकस के साथ समझना और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना। बिकॉज द टाइम, द मोमेंट यू क्रिएट इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर टॉपिक, at the same time simultaneously the learning speed is become very fast and swift। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीडीली आप इसको लर्न कर पाएंगे इफ देयर इज अ इंटरेस्ट इन दैट। और इसी इंटरेस्ट को कल्टीवेट करने के लिए आई पुट इन सो मेनी एफर्ट्स एंड एग्जाम्पल्स एंड इलेबोरेशंस। इतनी व्याख्या मैं क्यों कर रही हूँ, मैं सीधे सीधे आपको चीज़ों को लिखा दूँ, लेकिन जब सीधे सीधे चीज़ें लिखा दी जाती हैं तो वो सीधे सीधे मस्तिष्क से निकल भी जाती हैं। इसी वजह से इतनी व्याख्या की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि अचेतन मन में ये सारी बातें जो है वो स्टोर हो रही हैं।
and along with the example you can learn the facts and concepts very nicely. तो यहाँ पर ये जो जेरोम ब्रूनर है, इनको जो श्रेय जाता है निर्मितवाद का, उसी के साथ एक लाइन लिख लेते हैं, और वो लाइन क्या है कि यदि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल सही बात है, ये रियलिस्टिक बात है, यदि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संग्रहित न किया जाए, व्यवस्थित रूप से संग्रहित या भंडारित, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यदि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संग्रहित न किया जाए तो क्या हो सकता है, किसकी संभावना बढ़ सकती है, न किया जाए तो इसके विलोपित होने की संभावना होती है। तो क्या होता है, इसके विलोपित यानी कि गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, इसके विलोपित होने की संभावना रहती है। संरचनावाद में सीखा आपने, क्या सीखा कि इसमें 3 हीरोज हैं, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड ब्रूनर। मेन हीरो कौन है पूरी मूवी का, दैट इज जेरोम ब्रूनर। इसको और क्या क्या कहा जाता है, निर्मितवादी या संरचनावादी उपागम कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस संरचनावादी उपागम को लाने का श्रेय किसको है, जेरोम ब्रूनर को है। फिर हमने ये फैक्ट भी इसके बारे में जान लिया। अब हमें आगे जो जानना है वो क्या जानना है, अब हमें आगे ये जानना है कि निर्मितवादी उपागम का मतलब क्या होता है। What do you mean by this? निर्मितवादी उपागम का अर्थ भाई इसमें बताया गया, जेरोम ब्रूनर ने, किसमें, जेरोम ब्रूनर ने अपनी एक बुक लिखी दैट इज कॉल्ड शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इस एजुकेशन प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, ठीक है, निर्मितवादी उपागम, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कब करता है, खुद स्वयं ही करता है। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अब यहाँ पर निर्मितवादी उपागम, निर्मितवादी या संरचनावादी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, निर्मितवादी का शाब्दिक अर्थ आप क्या बताएंगे, निर्मितवादी का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि संरचनावादी उपागम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अभी तक हमने ये इतना सिद्धांत पढ़ा, लेकिन इसमें से एक लाइन अगर किसी से पूछी जाए कि निर्मितवाद का मतलब क्या होता है, तो निर्मितवाद मतलब निर्मितवाद, बस स्ट्रक्चरलिज्म, ऐसा आंसर आपको नहीं देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एक लाइन में जवाब देंगे कि निर्मितवादी उपागम का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जाना। हम सब ने बीएड कर रखी है, इसीलिए रीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आपने बीएड की थी वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और अपने फाइनल लेसन्स जो आपने स्कूल में दिए या जो लेसन स्कूल में दिए उनको याद करें। जब आप अपना लेसन प्लान बनाते थे, आप क्या करते थे, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ही बढ़ा करते थे ना। हमेशा आपके पास प्रस्तावना प्रश्न होते थे, हमारे भारत देश का नाम क्या है, भारत, हमारे भारत देश का नाम क्या है, नहीं, हमारे देश का नाम क्या है, भारत, और भारत की जनसंख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो हमारा भारत देश ही है पूरे वर्ल्ड में। अब इस लोकतंत्र में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल है। फिर हमारा क्वेश्चन आया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो हमने क्या करा, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर हम बढ़े। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी, जो क्वेश्चन पुटअप किया, वो बच्चों को आता था, दैट इज पूर्व ज्ञान। ठीक है, बच्चों को पता था कि यहाँ पर हमारे देश का नाम जो है वो भारत है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, जनसंख्या पे बढ़े, लोकतंत्र पे बढ़े, और फिर हमने डिस्कस किया कि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक राज्य है। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, अब बच्चों को पता नहीं है। अब इसी से संबंधित आप अपने उद्देश्य ऑलरेडी आपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए कि मेन जो क्लास आज होने वाली है उसका उद्देश्य क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर चर्चा एवं व्याख्या। तो इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बच्चों को क्लियर कर दिए कि चलो बच्चों आज हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे।
सही बात है। तो यहाँ पर निर्मितवादी उपागम का आप एक लाइन में आंसर देंगे कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जाना। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके अर्थ की। अब हमने एक और चर्चा, अभी फैक्ट आपके सामने मैंने बताया था कि जेरोम ब्रूनर ने ये कहाँ बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो वो जेरोम ब्रूनर की किताब में बताया होगा, और जेरोम ब्रूनर की जो बुक है उसका नाम आपको याद रखना है एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस, शिक्षा की प्रक्रिया। अब इस शिक्षा की प्रक्रिया में उन्होंने बताया है जेरोम ब्रूनर ने कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे आपके लिए भी हमेशा कहा जाता है, हम सब के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर शिक्षा देने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता किसी को। जब तक उसे खुद ठोकर न मिले तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब खुद ठोकर खाते हैं तभी आपको अक्ल आएगी। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, दूसरों के ज्ञान देने से अक्ल नहीं आती है। जब आप खुद ठोकर खाएंगे तभी आपको अक्ल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर व्यक्ति अपनी अक्ल का निर्माण खुद करते हैं। बात सही है? तो वैसे ही बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, और यही विचारधारा जो है उसको सपोर्ट करता है कौन? ऐसी अप्रोच जिसे ये बात सपोर्ट करती है वो है अप्रोच निर्मितवादी उपागम। उसे ही कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है इसमें स्टेप क्या होनी चाहिए? इसमें स्टेप होनी चाहिए पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। पहले बच्चे को जो आता है उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए। ठीक है, पहले आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले लिया या पहले ही उनको परेशान कर दिया, अरे जड़ बुद्धि हो तुम, तो कुछ नहीं आता तुम्हें, बेकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल निराशावादी हो तुम, तो यहाँ पर ऐसी बातें बार बार क्या करेंगी? हमें पिंच करेंगी और पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगी। लेकिन आज तक हमने इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन उसका असर हम पर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें से सबसे ज्यादा अभिप्रेरणा जो काम करती है वो है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर आप स्वयं उत्साहित है, स्वयं अभिप्रेरित है, स्वयं स्वचालक हैं, अपने भविष्य के निर्माता स्वयं है, तो यहाँ पर बाहरी मोटिवेशन की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर एक अंडे को, मुर्गी के द्वारा दिए गए अंडे को बाहर से हथौड़ा मारा जाए तो टूट जाता है, जबकि उस मुर्गी के अंडे का जो चूजा है वो खुद प्रयास कर कर अपनी अभिप्रेरणा से बाहर निकलता है अंडा तोड़कर, तो वो जीवित रहता है। लेकिन अगर बाहर से हथौड़ा मारकर उस अंडे को फोड़ दिया जाए तो वो चूजे की मौत हो जाती है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज जेरोम ब्रूनर भी बता रहे हैं अपने एजुकेशनल प्रोसेस में कि यहाँ पर ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद ही करते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि बार बार यू आर गिविंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, सो बी एन एग्जाम्पल रादर देन एक्सप्लेनेशन। आप स्वयं उदाहरण बन जाइए बच्चों के लिए, बजाय की व्याख्या करने के। किस चीज की? कि समय पर आना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। अब माड़ साहब तो बाहर बैठ के बालाजी वेफर में मैड एंगल्स खा रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा खाना चाहिए, बिल्कुल बहुत हेल्दी वाला खाना चाहिए, दाल रोटी खानी चाहिए, उससे हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर हम कैसा उदाहरण बच्चों को पेश कर रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं। वो जाकर मजाक बनाएंगे कि मार साहब हमें तो हेल्दी खाने को कह रहे हैं और खुद मैड एंगल्स खा रहे हैं, खुद डेली मैगी खाते हैं। तो यहाँ पर उनकी ज्ञान की संरचना पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, और वो भी कैसे? पूर्व ज्ञान से, जो प्री रेक्विसाइट नॉलेज कही जाती है इंग्लिश में। तो पूर्व ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है किसकी संरचना के लिए? नवीन ज्ञान की संरचना के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने जो फैक्ट्स डिस्कस करे उसमें से काफी सारे शुरुआत के फैक्ट्स आपको ऑलरेडी आते थे, यानी कि आप कॉन्फिडेंस में आ गए कि पूर्व ज्ञान जो है वो हमारा अच्छा खासा है। अब इस पे पूर्व ज्ञान जो कि बहुत हेल्दी है उस पर हम नवीन ज्ञान की संरचना आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा ही बच्चे भी करते हैं। तो बच्चों को क्या बता देना चाहिए? इस एजुकेशन प्रोसेस में जेरोम ब्रूनर ये भी कहते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को पढ़ाने से पहले ही अपने उद्देश्य बच्चों के समक्ष निर्धारित कर देने चाहिए।
अपने उद्देश्य बच्चों के समक्ष क्या कर देने चाहिए, निर्धारित कर देने चाहिए, उनके सामने फिक्स कर देने चाहिए कि देखो बच्चों, आज हम इस कक्षा में ये चर्चा करने वाले हैं, तो निर्धारित कर देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि एजुकेशन प्रोसेस में ही जेरोम ब्रूनर ने बताया है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उद्देश्यों की चर्चा कर लेनी चाहिए कि देखो बच्चों, आज हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम अरावली पर्वतमाला के बारे में व्याख्या करने वाले हैं, या फिर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सल्तनत काल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि शासन तो हर युग में रहा है, लेकिन शासन का जो प्रकृति है वो हर युग में अलग अलग थी, तो उस प्रकृति की चर्चा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लाइन बोलते ही आप बच्चों के समक्ष क्या बता देते हो, आप बच्चों के समक्ष खुलासा कर देते हो आपके उद्देश्य का। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर टीचिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को बता देने चाहिए। ये बात क्लियर हुई, इनकी बुक का नाम क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दी अनदर फैक्ट एंड दी अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज जेरोम ब्रूनर ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया किस पर, डिस्कवरी लर्निंग पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी उन्होंने किस चीज को, डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस को, जिसे ही हम डिस्कवरी लर्निंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अन्वेषणात्मक तकनीक, अन्वेषणात्मक विधि। ठीक है, अन्वेषणात्मक विधि। जैसे आपने वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तो यहाँ पर खुद की खोज में निकल को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड अन्वेषणात्मक विधि। और इस डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहे हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। वो स्वयं सोचते, जो उन्हें बोला जाएगा वो एज इट इज फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक टीचर उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है स्वयं का, तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेंगे कि डिसिप्लिन रहना कितना अच्छा तरीका है। वो इस बात का निर्माण कर लेंगे कि पंक्चुअलिटी के साथ यहाँ पर हमारे टीचर जो हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, वो क्या हैं, क्लीनलीनेस को फॉलो करते हैं, हाइजीन को फॉलो करते हैं, हमेशा बिल्कुल अप टू डेट होकर क्लास में आते हैं। तो यहाँ पर आप उनको क्लीनलीनेस से संबंधित भाषण नहीं भी देंगे तो भी वो इसकी सारी जो चर्चा है, सारी जो रूपरेखा है, वो अपने माइंड में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको पूर्व ज्ञान मिल चुका है, उनको दिशा निर्देश मिल चुके हैं कि जब हमारा टीचर साफ सुथरा रहता है, हमारा टीचर इतना अप टू डेट रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एक आदर्श बनने का व्यक्तित्व हो, तो यहाँ पर जब वो इतने अच्छे रहते हैं तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। ये उनको कोई बताएगा नहीं, दिस इज ऑल देयर ओन क्रिएशन। और वो खुद का क्रिएशन कैसे कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ने में। ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं होता है, यह व्यवहारिक ज्ञान में भी हूबहू फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसी के आधारित हमारा नवीन ज्ञान की संरचना भी होती है। अब ये पूर्व ज्ञान नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जेरोम ब्रूनर ने ही एक और अच्छा संप्रत्यय दिया जिसको हम कहते हैं अन्वेषणात्मक विधि, जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। और इस डिस्कवरी लर्निंग में भी उन्होंने यही बात बताई जो निर्मितवादी उपागम में बताई, क्या कि पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान की संरचना होती है। अगर ज्ञान को सही तरह से संग्रहित नहीं किया जाए तो उसके विलोपित होने की संभावना रहती है। फिर उन्होंने अपनी बुक में बताया, एजुकेशन प्रोसेस में बताया कि पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। इस तरह से पूरी चीजों को व्याख्या करने पर आप पाते हैं कि 2 या 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो व्याख्या है उससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद कराने की कोशिश की जा रही। आगमनात्मक चिंतन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो ये आगमनात्मक चिंतन भी किसके द्वारा दिया गया है, दिस फैक्ट एंड दिस संप्रत्यय और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग का संप्रत्यय, इंडक्टिव लर्निंग का संप्रत्यय भी किसने एम्फसाइज किया, इंडक्टिव लर्निंग या आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन
यानी कि उदाहरण से सिद्धांत की ओर। तो उदाहरण से सिद्धांत की ओर की संकल्पना के संप्रत्यय को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किसने किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी, तो जेरोम ब्रूनर ने दी। फिर आपने एक बात और सुनी होगी, क्या कि यहाँ पर शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षा का केंद्र है बालक, या जिसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर ये जो शिक्षा का केंद्र है बालक या बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना, इस पे सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया कि यहाँ पर शिक्षा का केंद्र पाठ्यक्रम नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बालक है, बालक के लिए पाठ्यक्रम है, न कि पाठ्यक्रम के लिए बालक। तो ये संकल्पना का जो पूरा समर्थन दिया था वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। आगमनात्मक चिंतन, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव थिंकिंग, इसका भी ज्यादा समर्थन किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने किया था। अब दो तरह की शाखाएं इस संरचनावादी उपागम में हमें देखने को मिलती हैं। दैट इज, संरचनावादी उपागम में संज्ञानात्मक उपागम देखने को मिलता है हमें, और दूसरा सामाजिक उपागम देखने को मिलता है। क्या है ये संज्ञानात्मक उपागम और क्या है ये सामाजिक उपागम? जो संरचना के ही उप विभाजन है उसको भी हम समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में हमने कुछ हीरोज के नाम लिखे थे। कौन थे वो? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और वाइगॉत्स्की। अब इन तीनों हीरो में आपको क्या लगता है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद की संकल्पना किसने दी होगी? संज्ञान से रिलेटेड जो चर्चा है, जो फेवरेट टॉपिक है, वो किसका है? जीन पियाजे का है। तो यहाँ पर जीन पियाजे इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। किसके? संज्ञानात्मक निर्मितवाद का समर्थन किसने किया? जीन पियाजे ने किया। अब ये जो इन्होंने समर्थन किया तो बात भी कुछ न कुछ बताई होगी, और ये क्या बात बताई? इन्होंने बताया क्या? संज्ञानात्मक निर्मितवाद में इन्होंने बताया कि ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से, देखिए इसमें भी क्या आ रहा है? निर्मितवाद, निर्माण, संरचना, स्ट्रक्चर। तो ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल तरीके से किया जाता है। ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा किया जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहेंगे। संज्ञान यानी कि क्या सीखा था हमने पिछले वीडियोस में? संज्ञान में हमने पिछले वीडियोस में दिखा था ऑल द पावर्स ऑफ माइंड। यहाँ पर आपका जो नूडल बॉक्स है, जो मस्तिष्क है, उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, याद रखना, गजनी बन जाना, भूल जाना, मेमोरी, स्टोरिंग, इमोशंस, पावर, दिस विल पावर, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द माइंड। तो मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी आपके तथ्य हैं उसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं संज्ञान। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिटिकल लीडर्स भी बोलते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं थी ये बात कि यहाँ पर ये जो पुलिया है ये अंधड़ की वजह से टूट चुका है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? संज्ञान यानी कि जानकारी, और जानकारी का संग्रहण आप अपने मेमोरी बॉक्स में करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड माइंड। तो संज्ञानवादी निर्मितवाद के जो प्रतिपादक हैं वो है जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने बताया कि जो ज्ञान का निर्माण होता है वह व्यक्तिगत रूप से करता है। इट इज नॉट इन अ कलेक्टिव मैनर, इट इज इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं व्यक्तिगत रूप से करेगा, और इसी को ही कहा गया संज्ञानात्मक निर्मितवाद, कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या करने के लिए? स्वयं अपने ज्ञान के निर्माण के लिए। अब यहाँ पर अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और फादर जो है कार्डियक सर्जन है, लेकिन यहाँ पर बच्चा फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, क्यों? क्योंकि उनका मानना है संज्ञानवादी निर्मितवाद। बच्चा स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, चाहे उनके माता पिता बहुत अच्छे पद पर हैं तो भी ये भूमिका उनको एक अच्छा परिवेश और वातावरण दे सकती है, लेकिन ज्ञान का निर्माण तो बच्चे को स्वयं खुद ही करना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। जैसा हिंदी में कहते हैं ना कि आप खुद मरेंगे तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
ठीक है, लेकिन दूसरे के मरने पर आपको स्वर्ग का व्यू दिख जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्वर्ग का व्यू देखने के लिए तो खुद को ही मरना पड़ता है, अपने हाथ की मक्खी खुद को ही उड़ानी पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पर स्वयं के ज्ञान का निर्माण स्वयं को ही करना पड़ता है। ये किसने बताया? ये संज्ञानात्मक निर्मितवाद में बताया गया। लेकिन इसके ही आसपास एक धारणा और दी गई। वो क्या दी गई? उसमें बताया गया कि इसे नाम चेंज करके थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड द सेकेंड थ्योरी, सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद। अब इसमें कौन होगा सामाजिक निर्मितवाद में? इसमें आपके आएंगे जेरोम ब्रूनर। इसमें कौन आएगा? जेरोम ब्रूनर साहब आएंगे और वाइगोत्स्की आएंगे। जो दो हीरो बच गए थे वो यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने इस मत का समर्थन किया जिसे हम कहते हैं सामाजिक निर्मितवाद। इसमें उन्होंने क्या बताया? तो इसमें उन्होंने यही बात बताई क्या कि हाँ भाई सही बात है, व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करता है। यहां पर भी निर्माण आ रहा है। व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करता है। सही बात है, संज्ञानात्मक में भी तो यही बोल रहे थे कि व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ऊपर भी यही बात बोल रहे हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवादी भी यही बात बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक निर्मितवाद, व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करता है, नो डाउट, परंतु, ठीक है, जैसे ही यहां पर परंतु आ गया तो ये कंजक्शन आ गया, योजक। परंतु, परंतु क्या है? परंतु सामाजिक वातावरण, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। परंतु सामाजिक वातावरण, सोशल इंटरैक्शन, परंतु सामाजिक वातावरण अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक वातावरण अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि क्या चेंज है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद दोनों ही ये मानते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं के अनुभवों पर होता है। लेकिन ये सामाजिक निर्मितवाद में एक बात और जोड़ी गई, दैट इज कॉल्ड सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ज्ञान का निर्माण तो स्वयं करेंगे, लेकिन समाज में जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, वो सामाजिक वातावरण क्या है? लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इस सामाजिक वातावरण में मुझे इतना अच्छा माहौल मिल रहा है कि जिसमें इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो बार बार मुझे जो कर्णप्रिय लगते हैं वो बार बार मुझे सुनाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे टेबल मैनर्स दिखाई दे रहे हैं लोगों के बीच में। फिर मुझे समाज में नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो कि भाषा से संबंधित हैं, गणित से संबंधित हैं, साइंस से संबंधित हैं। ऐसा सामाजिक वातावरण मुझे मिल रहा है। तो ऐसे सामाजिक वातावरण में मेरा अधिगम कैसा होगा? मेरा अधिगम बहुत अच्छा और बहुत फास्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत होगा। तो अब जब मेरी लर्निंग इतनी अच्छी हुई है तो क्या होगा? मेरी ज्ञान के संरचना का निर्माण, मेरे अनुभव जो मैं स्वयं निर्मित करूंगी वो कैसे होंगे? वो भी बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताना चाहा है कि ज्ञान का निर्माण तो स्वयं होता है, लेकिन अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक वातावरण की। व्यवहारवाद में भी तो यही बताया गया है कि समाज जैसा होगा, आपका आसपास का वातावरण जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग वाटसन साहब कहते हैं कि मैं इसको डाकू बना दूं, चोर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, कुछ भी बना दूं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से भी हमारी लर्निंग, ज्ञान का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो संरचना हो रही है वो कैसे हो रही है? सोशल इंटरेक्शन करके ही हो रही है ना।
अब मोगली को इस तरह का वातावरण नहीं मिला, वो हमेशा जंगल में रहा, तो उसे कपड़े पहनने नहीं आते, उसे बात करनी नहीं आती, उसे भाषा में बोलना नहीं आता, उसे व्याकरण नहीं आती, और उसका रहने का तरीका बिल्कुल जानवरों जैसा है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहा। लेकिन यहाँ पर समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जितने भी अनुभव प्राप्त होंगे, उसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक वातावरण में रहते हुए हमारा समाज जो है वो बहुत अच्छा एक माध्यम साबित हो सकता है हमारे विचारों को सुदृढ़ करने के लिए। और ये सामाजिक वातावरण बच्चे को बहुत अच्छा दिया जाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि स्कूल में सारी पॉजिटिव बातें होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों के जो है, गांधी जी के, BR अम्बेडकर के फोटो लगे हुए हैं, बहुत अच्छे चार्ट्स बने हुए, हर जगह टेबल लिखे हुए, हर जगह संविधान की बात हो रही है। जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा स्टाफ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो इस सामाजिक वातावरण से बच्चे के जो ज्ञान के निर्माण होगा वो कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है सामाजिक निर्मितवाद, हमें याद रखना है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, हमें याद रखना है क्या? हमें याद रखना है जो इसका शाब्दिक परिभाषा मैंने आपको बताई, वो शाब्दिक परिभाषा आपको याद रखनी है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। आपको क्या याद रखना है? ब्रूनर द्वारा लिखी गई किताब का नाम। आपको क्या याद रखना है कि ब्रूनर ने बताया कि उद्देश्य बच्चों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर देने चाहिए। आपको ये याद रखना है कि डिस्कवरी लर्निंग का संप्रत्यय ब्रूनर के द्वारा दिया गया। और मेरे ख्याल से याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि ये फैक्ट्स और ये कॉन्सेप्ट आपको अब याद हो गए, आपको अब समझ में आ चुके हैं। और इनका कारण क्या है, वो सारा कारण भी हम डिस्कस कर चुके कि डिस्कवरी लर्निंग से ब्रूनर कहना क्या चाह रहे हैं। डिस्कवरी लर्निंग से ब्रूनर कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को स्वयं को ये प्रोजेक्ट दिया जाए, बच्चे को स्वयं ये ऐसा माहौल दिया जाए कि वो अपनी ज्ञान का निर्माण खुद करे। और जो ज्ञान का निर्माण खुद किया जाता है वो चिरस्थायी होता है, अमिट हो जाता है। वो किसी को भी याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये ज्ञान जो है वो चिरस्थायी बन चुका है। तो इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग अप्रोच जो है वो ब्रूनर, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के द्वारा बताई गई। दैट इज कॉल्ड निर्मितवादी उपागम, दैट इज कॉल्ड संरचनावादी उपागम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इस तरह से ये पूरी अप्रोच आपको समझ में आ गई है। इसमें कहीं भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है। दिस इज ऑल डिजाइन्ड बाय मी। द डिक्शन, वर्ड डिक्शन भी मेरा ही रहा है इसमें, और मैंने कोशिश की है कि कैसे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है निर्मितवादी उपागम। आगे देखते हैं हमें इस चैप्टर में और क्या सीखना है।